आज हम ओसीएम का 7th चैप्टर कंट्रोलिंग पढ़ेंगे। कंट्रोलिंग मीन्स होता है कि जो भी हमारे बिजनेस की एक्टिविटीज हैं उनको डिसाइड करना कि कौन सी एक्टिविटी होनी है, ठीक है। उसके बाद जो भी एक्टिविटी हो रही है उसको इवेल्युएट करना कि प्रॉपर हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर उस जो भी एक्टिविटी हो रही है उस एक्टिविटी में कोई डेविएशन निकलता है तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेना, करेक्टिव मेजर्स लेना, यही क्या होता है, कंट्रोलिंग होता है। प्रॉपरली कंट्रोलिंग इसी को कहा जाता है। एक बेसिक मीनिंग है, आप समझ लीजिए कंट्रोलिंग का। फिर हमें इंट्रोडक्शन में बताया गया कि जो बिजनेस इंटरप्राइज है वो अपनी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या स्पेसिफिक गोल को अचीव करने को होता है। कभी कभी जो ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, कभी कभी लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। तो फॉर द अचीवमेंट ऑफ दीज ऑब्जेक्टिव वेरियस एक्टिविटीज आर प्लान्ड, और इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव या गोल आप जो कह सकते हैं उसको अचीवमेंट के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज जो है प्लान की जाती है, लेकिन उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो भी प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग हम उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। पर बट हाउएवर द परफेक्टली और केयरफुली प्लानिंग में बी डन और आइडियल ऑर्गेनाइजेशन में बी एस्टेब्लिश्ड, मेनी ऑब्स्टिकल्स मे बी अराइज व्हेन इंप्लीमेंटिंग द प्लान्स। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू रिमूव दीज ऑब्स्टिकल्स। फिर हमें बताया गया कि जब हम प्लान करते हैं उसके बाद प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन भी कर देते हैं। जब हम ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं तो बहुत सारी ऐसे ऑब्स्टेकल्स आते हैं हमारे बिजनेस को, हमारे प्लान को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारे ऑब्स्टेकल अराइज होते हैं। ऑब्स्टेकल इन द सेंस आप समझ सकते हैं बाधाएं, जिसको हिंदी में कह सकते हैं, आते हैं। उन्हीं ऑब्स्टेकल्स को क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए कंट्रोलिंग, एक कंट्रोलिंग आता है। कंट्रोलिंग में ये सारी चीज़ों को इवेल्युएट किया जाता है, जो भी एक्टिविटीज होती है कौन सी एक्टिविटी होनी है वो डिसाइड करना, फिर अगर हो रही है तो उसको इवेल्युएट करना, प्रॉपरली हो पा रही है कि नहीं हो पा रही, चेकिंग द परफॉर्मेंस, जो भी वर्क हो रहा है उसका परफॉर्मेंस चेक करना, स्टाफ जो है उनका परफॉर्मेंस चेक करना, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई अगर डेविएशन है, कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारना। ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, कंट्रोलिंग में इंक्लूड होती है। तो इस चैप्टर में पहले कंट्रोलिंग की मीनिंग के बारे में बताया गया, फिर कैरेक्टरिस्टिक, फिर इंपॉर्टेंस, रिलेशन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का रिलेशन कैसे है वो समझाया गया हमें कुछ पॉइंट्स में। उसके बाद स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये छोटा सा चैप्टर है, बाकी चैप्टर से तो इन द सेंस कह सकते हैं बहुत छोटा है। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं मीनिंग के साथ। मीनिंग में हमें बताया गया, इन द ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रोलिंग मीन्स टू डिसाइड द एक्टिविटीज टू बी कैरिड आउट, इवैल्यूएट द सेम एंड इफ रिक्वायर्ड टेक अ करेक्टिव मेजर डन कंफर्मिटी विद द प्लान, ठीक है। फिर हमें पहली जो मीनिंग या डेफिनेशन बोल सकते हैं दी गई, उसमें बताया गया है कि कंट्रोलिंग मीन्स होता है कि जो भी एक्टिविटीज होनी है उन्हें डिसाइड करना, फिर इवैल्यूएट करना, फिर अगर रिक्वायर्ड है तो उनमें करेक्टिव एक्शंस या करेक्टिव मेजर्स लेना, ठीक है। और ये कंफर्म करना कि जो कुछ भी हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है। फिर दूसरी हमें डेफिनेशन दी गई है, दूसरे में डेफिनेशन क्या दी गई है, प्लानिंग डिटरमाइंस द ऑब्जेक्टिव एंड कंट्रोलिंग मेक्स देम इफेक्टिव। बताया गया है कि जो प्लानिंग है वो ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं, हमें ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है, लेकिन जो हमारा कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, उस प्लानिंग को, उस ऑब्जेक्टिव के प्रति तैयार करने के लिए और भी इफेक्टिव बनाता है। प्लानिंग को और भी इफेक्टिव कौन बनाता है, इफेक्टिव कौन बनाता है प्लानिंग को, इन द सेंस आप कह सकते हैं कंट्रोलिंग। Controlling of an undertaking consists of ensuring that everything is being carried out according to the plan, ठीक है। सिंपल से इसमें आप समझ सकते हैं कि कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग एक सिंपल सा ऐसा प्रोसेस जिसमें सब कुछ इंश्योर किया जाता है कि हाँ सब कुछ अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है, जो प्लान हमने अडॉप्ट किया उसी के अकॉर्डिंग सब कुछ, सारी चीजें हो रही हैं, जो भी ऑर्डर्स दिए जा रहे हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो सब भी क्या हो रहे हैं, फॉलोड हो रहे हैं। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू पॉइंट आउट द मिस्टेक्स, और अगर कोई भी गलती हो रही है तो जो हमारी कंट्रोलिंग उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो भी मिस्टेक्स हो रही है, जो भी गलतियां हमारे इस हो रही है ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे जो भी हमारा बिजनेस है उसमें अगर कोई भी गलती हो तो इसको रिमूव करना, रेक्टिफाई करना, रेक्टिफाई मीन्स होता है सुधारना, ठीक है। और फ्यूचर में होने से प्रिवेंट करना, फ्यूचर में होने से रोकना। तो ये आपको डेफिनेशन दी गई है हेनरी फ्योल जी की। फिर एक हमें डेफिनेशन दी गई है पीटर एफ ड्रकर जी की। ये डेफिनेशन आपको इंपॉर्टेंट है, ये डेफिनेशन आपको कभी कभी पूछी जाती है, पीटर एफ ड्रकर वाली। कंट्रोलिंग इज टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन एफर्ट्स एंड रिजल्ट्स एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव। ये आप डेफिनेशन लर्न कर लीजिएगा। कंट्रोलिंग का मीन्स होता है मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एफर्ट, जो भी हम एफर्ट डाल रहे हैं उसके बीच में पहले तो बैलेंस मेंटेन करना है कि दो चीजों के बीच में, एफर्ट्स एंड रिजल्ट।
इसका मतलब होता है जो भी हम, जैसे कि एफर्ट्स है, जो भी एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिलना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए। ठीक है, जो भी एफर्ट्स हम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलना चाहिए। ठीक है, एंड बिटवीन रिसोर्सेज एंड ऑब्जेक्टिव, और जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं उससे हमें एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है कि हमारा जितना रिसोर्सेज यूज हो रहा है, जितना चीज हम एज ए रिसोर्स ले रहे हैं उतना ही, उसके साथ साथ हमारा ऑब्जेक्टिव भी उतने ही अचीव होता जाना चाहिए। ठीक है, यही बताया गया इस डेफिनेशन में। तो ये आप स्टार मार्क करके इसको लर्न कर लीजिएगा। फिर चलिए, हमें कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कंट्रोलिंग के लिए, बताया गया है कंट्रोलिंग टोटली प्लानिंग से रिलेटेड है। पहले प्लानिंग की जाती है, प्लानिंग करने के बाद फिर ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सारी चीजों को सेटअप कर दिया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के बाद करने के बाद फिर जो प्लान के अकॉर्डिंग सब कुछ कंट्रोल किया जाता है, इंश्योर किया जाता है कि सारी एक्टिविटीज जो है वो प्लान के अकॉर्डिंग हो रही है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है जो प्लानिंग है वो किससे रिलेटेड है, कंट्रोलिंग से। आप यहाँ देख सकते, यहाँ पे आपको बताया गया मेकिंग प्लान्स व्हाइल कंट्रोलिंग एक्टिविटीज इज कैरियड आउट अकॉर्डिंग टू द प्लान। ठीक है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग लाइक ट्विंस है। अगर प्लानिंग की जा रही है तो कंट्रोलिंग भी होना जरूरी है। अगर प्लानिंग होगी कंट्रोलिंग नहीं होगा तो हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। इसलिए स्पेशली इसको एक चैप्टर के रूप में आपको समझाया गया। पहले भी आपको फर्स्ट चैप्टर में दिया गया था, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, ये एक मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट फंक्शन, इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसको और भी ब्रीफ में समझाया गया है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको पूछी जाती है कभी कभी 3 या 5 मार्क में, तो आप लर्न कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आपको जस्ट समझना है ये जो आपको टॉपिक दिया है, जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ, सेकंड पॉइंट दिया, ये सब खाली ये याद करना है, बाकी इनके अंदर क्या लिखना है आपको समझ के लिखना है एग्जामिनेशन में। फिर सेकंड बताया गया, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या दी गई है, फंक्शंस एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग जो है वो सभी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में काम करती है। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या पर्टिकुलर सेक्शन में होती है। जो अपर लेवल वाले होते हैं वो मिडिल लेवल को कंट्रोल करते हैं, जो मिडिल लेवल वाले होते हैं लोअर लेवल को कंट्रोल करते हैं, जो लोअर लेवल में सुपरवाइजर्स होते हैं वो जॉबर्स या जो भी वर्कमैन होते हैं, जो वर्कर होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। तो कंट्रोलिंग ऐसा नहीं है कि एक ही लेवल पे परफॉर्म की जाती है। अभी लेवल जितने भी लेवल्स हैं सभी लेवल्स के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सब कुछ कंट्रोल किया, कुछ एक बार सेट कर दिया, फ्यूचर में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारे हमने एक ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है हमारा, तो दूसरा ऑब्जेक्टिव हम डिसाइड करते हैं, उसके लिए प्लान करते हैं, फिर उसके लिए कंट्रोलिंग करनी पड़ती है। इसलिए कहा गया कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हमें कांस्टेंट एफर्ट्स क्या है लगाने चाहिए कि जो भी हमारे बिजनेस में गलतियां हो रही है, डेविएशंस हो रही है, उनको रिमूव किया जा सके। ठीक है, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, इम्पोर्टेंट कंस्टेंट एक्टिविटीज है। इट इज एन इंड एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग को इंड एक्टिविटी ऑफ द मैनेजमेंट भी कहा जाता है, याद रख लीजिएगा। मैनेजमेंट शुरू प्लानिंग से होता है और खत्म किस पे होता है, कंट्रोलिंग पे। ठीक है, ये समझ लीजिए आप मैनेजमेंट रिलेटेड जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसके रिलेटेड, फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद थोड़ा डिफरेंट वे में नए चैप्टर्स आएंगे, थोड़ा अलग आपको पढ़ने को मिलेगा। अभी तक ये 7 चैप्टर तक, टिल 7 चैप्टर तक आपने जो भी चैप्टर्स पढ़े वो सब किसके रिलेटेड था, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के रिलेटेड ही था। ठीक है, एक ही चीज थी जो हमें एकदम ब्रॉड कॉन्सेप्ट में समझाई गई है। ठीक है, और जो कंट्रोलिंग एंड एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट है, जैसे कि हमें बताया गया, इसको थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं। इन द मैनेजमेंट प्रोसेस प्लानिंग डिसाइड्स ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंट देम, डायरेक्टिंग गिव्स डायरेक्शन फॉर द सेम। आफ्टर दिस द फंक्शन ऑफ कंट्रोल बिगिंस। ठीक है, जब प्लानिंग हो जाती है, ऑर्गेनाइजिंग हो जाती है, डायरेक्टिंग हो जाती है, स्टाफिंग हो जाती है, आप समझ सकते हैं जितनी भी एक्टिविटीज मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है वो परफॉर्म हो जाती है। फिर वहां से क्या शुरू होती है, कंट्रोलिंग शुरू होती है। जब सब कुछ ऑर्गेनाइज हो जाता है, सब कुछ अच्छे से स्टैब्लिश हो जाता है, तो कंट्रोलिंग शुरू होता है फिर। और जो कंट्रोलिंग है सभी मैनेजरियल फंक्शंस के लिए बहुत ज़्यादा है। क्यों, अगर कंट्रोलिंग नहीं होगी तो ये हो सकता है कि जो हमारे मैनेजरियल फंक्शंस है वो प्रॉपरली ना हो पाए। इसलिए कहा गया ये इनएक्टिविटी है, जब सब कुछ सेटअप हो जाता है तब जाके कंट्रोलिंग शुरू होती है। रिलेटेड टू फ्यूचर मैनेजमेंट के जितनी भी एक्टिविटीज, मैनेजमेंट के जितने भी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, फंक्शंस हैं, वो सब फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो टोटली फ्यूचर के रिलेटेड है। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉपर कंट्रोलिंग नहीं होगी, अच्छे से वर्क नहीं होगा, ठीक है, तो क्या होगा, जो हमारा बिजनेस है वो
प्रॉपरली फ्यूचर में सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसको थोड़ा समझाया गया है। क्या बताया गया? द मैनेजर हैज नो कंट्रोल ओवर द पास्ट एक्टिविटीज। जो मैनेजर है बट he can examine the past activities and analyze them so that they can benefit in the मैनेजर है, उसके पास पास्ट एक्टिविटीज के लिए कोई भी कंट्रोल नहीं है। जो बीत गया सो हो गया, लेकिन वो क्या कर सकता है कि जो पास्ट एक्टिविटीज है, जो भी चीजें गलत हुई है कंपनी के साथ, जो भी चीजें प्रॉपरली नहीं हो रही, उनको एनालाइज करके वो क्या कर सकता है, फ्यूचर के लिए प्लान कर सकता है। फ्यूचर में बाकी उन सब चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है कि हाँ ये गलती हुई थी, ये डेविएशन हमसे हुई थी पास्ट में, लेकिन अब फ्यूचर में ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया? कंट्रोलिंग हो गया। इसलिए कहा गया रिलेटेड टू फ्यूचर। जैसे कि वेस्टेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हैं, रिपीट नहीं होनी चाहिए। इट इज़ अ कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी। अब कंट्रोलिंग को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी भी कहा गया है। क्यों कहा गया? चलिए देखते हैं। तो बताया गया है कि कंट्रोलिंग जो होती है वो जनरली एकदम रिलेटेड होती है किससे? कि अटैक ऑन द वर्कर्स फ्रीडम। जो हमारे वर्कर्स हैं उनके फ्रीडम पे एक अटैक की तरह होता है कि हाँ उनको कंट्रोल, जब कंट्रोलिंग की जाती है तो उनका जो फ्रीडम होता है थोड़ा बहुत छिन जाता है, ऐसा कहा जाता है कि मतलब बहुत स्ट्रिक्टनेस से काम किया जाता है, ये सारी चीज़। इसलिए कहा जाता है कि अटैक ऑन द वर्कर्स फ्रीडम। लेकिन ये जो बिलीफ है ये इनकरेक्ट है, ठीक है। जो कंट्रोलिंग है वो इसलिए की जाती है कि जो वर्कर्स है वो प्रॉपर वर्क करें, प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क करें। उनको गाइड किया जाता है कि आप ऐसे वर्क, अगर वो किसी गलत वे में वर्क कर रहे हैं तो उनको गाइड किया जाता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे वर्क कर सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जो कंट्रोलिंग है वो एक नेगेटिव एक्टिविटी नहीं है, ये एक पॉजिटिव एक्टिविटी है। लेकिन फिर भी ऐसा बिलीव किया जाता है, ऐसा एक बिलीफ है कि हाँ जो कंट्रोलिंग है वो क्या है? एक नेगेटिव एक्टिविटी है या वर्कर्स के फ्रीडम पे एक अटैक की तरह होती है कंट्रोलिंग का। लेकिन मेन एम ये होता है, मेन वर्क ये होता है कि जो मिस्टेक्स होती है उसको रेक्टिफाई करना, इंश्योर करना कि फ्यूचर में वो मिस्टेक ना रिपीट हो। इसलिए कहा जाता है कि कंट्रोलिंग मेनली करता क्या है, जो भी मिस्टेक्स है उनको रेक्टिफाई करता, फ्यूचर में वो रिपीट ना हो इस चीज़ का ध्यान रखता है। इसलिए क्या है? कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें बताया गया इंटरनल प्रोसेस। अब इंटरनल प्रोसेस कैसे वो भी देखते हैं। कंट्रोलिंग एक इंटरनल प्रोसेस है। इंटरनल प्रोसेस इसलिए है क्योंकि कंट्रोलिंग हम किस पे कर सकते हैं? जो भी हमारे इंटरनल फैक्टर्स हम उन्हीं पे कंट्रोलिंग सिर्फ कर सकते हैं। अब गवर्नमेंट टैक्स लगा रही हो, एक्सटर्नल फैक्टर हुआ, तो क्या आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं? गवर्नमेंट को मना कर सकते हैं कि आप टैक्स मत लगाइए या इतना ही टैक्स लगाइए, हमसे टैक्स मत लीजिए। इसलिए एक इंटरनल प्रोसेस बताया गया है। कंट्रोलिंग सिर्फ किन चीज़ों पे की जाती है? लाइक प्रोडक्शन, सेल, परचेस, फाइनेंशियल मैटर, फाइनेंशियल अकाउंट, वर्किंग मेथड्स ऑफ एम्प्लॉयज एक्सेट्रा। जो भी इंटीग्रल पार्ट है हमारे सिस्टम के, उन पे ही कंट्रोल किया जाता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए बताया गया है कि जो कंट्रोलिंग है सिर्फ इंटरनल फैक्टर ही है। डायनेमिक प्रोसेस, कंट्रोलिंग चेंज हो जाती है टाइम बाय टाइम, जैसे जिस तरह की कंट्रोलिंग की जरूरत पड़ती है उस तरह की कंट्रोलिंग की जाती है। इसलिए डायनेमिज्म मतलब होता है चेंजिंग विद द टाइम, जिसको कहा जाता है समय के साथ परिवर्तित होते रहना। It is an intellectual process based on the planning and foresight. As per the assumption, different factors changes the goal planning change according to the fast changes are made controlling process. जैसे जैसे हमारा प्लानिंग चेंज होती है, जैसे जैसे हमारे गोल्स चेंज होते हैं, ऑब्जेक्टिव चेंज होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स जो है हमारे जो एजम्पशंस के फैक्टर वो चेंज होते हैं, वैसे वैसे कंट्रोलिंग में भी चेंजेस किए जाते हैं। नाइन्थ बताया गया कंट्रोलिंग इज अ पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी। कंट्रोलिंग टोटली पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी ही है, कहा जा सकता है। क्योंकि कंट्रोलिंग टोटली किसके ऊपर की जाती है? जो हमारे वर्कर्स है, जो एम्प्लॉयज है, उनके ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोलिंग की जाती है, किया जा सकता है, आप कह सकते हैं की ही जाती है, उन्हीं के ऊपर की जाती है। इसलिए टोटली क्या है? पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव एक्टिविटी है, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ बताया कंट्रोलिंग एक्सरसाइज ऑन द वर्कर्स बाय वर्कर्स पे वर्कर्स के द्वारा की जाती है। Every activity performed ultimately by a person, errors and deviations are also human due to human weakness. और कोई भी इंसान क्या होता है? गलतियों का पुतला होता है। इसलिए कहा जाता है कि जो भी बहुत सारी, ऐसा तो है नहीं कोई एकदम, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एकदम परफेक्टली वर्क कर पाते हैं। जनरली किसी ना किसी से, हर किसी से कुछ ना कुछ गलती हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कंट्रोलिंग किस पे किया जाता है? ह्यूमन, जो हमारे वर्कर्स हैं उन पे किया जाता है। उनको समझाया जाता है कि आप ऐसे नहीं ऐसे वर्क कर सकते अगर उनसे कोई गलती हो रही है तो, ठीक है। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट कंट्रोल इज एवरी मच पर्सन ओरिएंटेड और सब्जेक्टिव। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कंट्रोल है वो पर्सन ओरिएंटेड है और सब्जेक्टिव भी
है। फिर बताया गया है कंट्रोलिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। जो कंट्रोलिंग है वो फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। कैसे? इन द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन एक्टिविटीज कंट्रोल प्रोसेस एस्टेब्लिश फॉर्मली। अब जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन एक्टिविटीज कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है, एकदम फॉर्मली किया जाता है प्रोडक्शन एक्टिविटीज में। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कैन आल्सो एस्टेब्लिश। जब नई नई कंपनी होती है, बड़ी फैक्ट्री होती है, उसमें क्या होता है, कंट्रोलिंग किए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, धीरे धीरे इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग एस्टेब्लिश हो जाता है। एट अ टाइम सच इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग कैन आल्सो मोर इफेक्टिव। और धीरे धीरे जो इनफॉर्मल सिस्टम जनरेट हो जाता है, ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है। किससे? फॉर्मल सिस्टम से। क्योंकि आप इजीली किसी को फॉर्मली, अगर आप हेड बन के, आप उसके सीनियर बन के जाएंगे, उसको कुछ बताएंगे, उसको सामने वाले को बुरा लग सकता है। लेकिन आप दोनों के बीच में एक इनफॉर्मल रिलेशन, एक फ्रेंडशिप के जैसा जैसा व्यवहार है, तो आप सिंपली उसको जाके कुछ कह देंगे, उसको कुछ अच्छे से समझाएंगे, उसको बुरा नहीं लगेगा, उल्टा वो हंस के उस बात को मानेगा आपकी, उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है जो इनफॉर्मल कंट्रोलिंग होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। किससे? फॉर्मल कंट्रोलिंग से। अब अगला टॉपिक हमें दिया गया है इम्पोर्टेंस के बारे में। ये इम्पोर्टेंस कौन कौन से हैं? जो कंट्रोलिंग है इसके भी बहुत सारे इम्पोर्टेंस है, लेकिन कुछ मेन इम्पोर्टेंस हमें यहाँ पे दिए गए हैं। चलिए इम्पोर्टेंस देखते हैं। कंट्रोल स्टेज ऑफ मैनेजमेंट, ये तो हमें पता ही है। कंट्रोलिंग क्या है? कि इम्पोर्टेंट स्टेज है मैनेजमेंट का, हमारे मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंस दिए गए पॉइंट वाइज हमें। पहला तो हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंट्रोलिंग है क्या करती है? जो भी डेविएशंस होती है, जो भी हमारे कंपनी में गलतियां होती है, एरर्स होती है, उनको फाइंड करता है, उनके लिए करेक्टिव मेजर्स लेता है ताकि उनको सुधारा जा सके और फ्यूचर में रिपीट ना। इसलिए जिसकी वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो पाए, अच्छे से अचीव हो पाए। इसलिए क्या है? हेल्पफुल इन अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनके ऊपर कंट्रोल किया जाता है। कंट्रोलिंग, तो कंट्रोलिंग में होता ही कंट्रोल करना ही होता है। जैसे ऑर्गेनाइज लाइक एरियाज लाइक प्रोडक्शन, सेल्स, एम्प्लॉयज, फाइनेंशियल, क्वालिटी एस्पेक्ट कैन बी कंट्रोल। जो भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे बिजनेस के, जो भी एक्टिविटीज अंडरटेक हो रही है फंक्शनल एरियाज में, उन सारी चीज़ों को कंट्रोलिंग के अंदर कंट्रोल किया जाता है कि सारी चीज़ें प्रॉपरली हो, अच्छे से हो, कोई प्रॉब्लम ना आए, कोई डेविएशन ना हो, उसमें कोई एरर ना रहे। ठीक है, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद मेक्स प्लानिंग इफेक्टिव। जो प्लानिंग है उसको इफेक्टिव बनाता है। कंट्रोलिंग क्या करता है? जो भी प्लान हुआ, हमने जो प्लान किया होता है, एक्सपर्ट्स ने जो प्लान किया होता है हमारी कंपनी के लिए, उनमें प्लान को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी डेविएशंस भी निकलते हैं, बहुत सारी गलतियां भी निकलती हैं, लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो कंट्रोलिंग में क्या होता है? जो भी प्लान के अंदर उस प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है या उस प्लान को इम्प्लीमेंट करने में गलतियां हो रही, उनको रिमूव करता है, उनको उन डेविएशंस को इम्प्रूव करता है। आप समझ सकते हैं, रिमूव करता है या इम्प्रूव करता है, कह सकते हैं। प्लान को हमारे और भी इफेक्टिव बनाता है। उसके बाद फिर फोर्थ दिया गया कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, जो कंट्रोलिंग है तो बाकी सारी एक्टिविटीज जो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाता है। ठीक है, इट इज बिकॉज ऑफ द कंट्रोल दैट कोऑर्डिनेशन इज पॉसिबल। कंट्रोल की वजह से ही कोऑर्डिनेशन में, हमारे बिजनेस एंटरप्राइज में कोऑर्डिनेशन पॉसिबल हो पाता है। इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको इवेल्युएट करता है। ठीक है, हमने ऊपर ही डेफिनेशन में पढ़ा था प्लान। जो कंट्रोलिंग है इसमें क्या होता है? पहले तो देखा जाता है कि कोई डेविएशन तो नहीं है, पहले इवेल्युएट किया जाता है, सॉरी, पहले इवेल्युएट किया जाता है। तो अगर कोई इवेल्युएशन जब हम करते हैं तो कोई डेविएशन हमें मिलती है, हम उसको क्या करते हैं? सुधारते हैं। इसलिए बताया गया इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज भी करता है, ये भी एक इम्पोर्टेंस है। रिमूव डेविएशन, देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपको सेम मिल गया कि जब इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज हुआ तो आप लिंक करके, आप ये सारी चीजें, ये जो इम्पोर्टेंस है उसको आप लिंक करके भी याद कर सकते हैं। सारी चीजें लिंक है। पहले तो अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है, कंट्रोल ऑन एक्टिविटीज। फिर कंट्रोल किस पे किया जाता है? प्लानिंग पे किया जाता है, इफेक्टिव प्लानिंग। फिर जब प्लानिंग हो जाती है तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना जरूरी होता है, हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा था। तो कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज, फिर इवेल्युएशन ऑफ एक्टिविटीज, जो एक्टिविटीज हो रही है उनको इवेल्युएट करना। इवेल्युएशन करने पे अगर कोई डेविएशन मिलती है तो उसको निकालना, कोई गलती हो रही होती है उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेना। नेसेसरी फॉर डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए, ये डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी मीन्स होता है पावर। ठीक है, अथॉरिटी का
सिंपल सा मीनिंग होता है पावर, ठीक है। तो कंट्रोलिंग जो है एक बहुत ज्यादा नेसेसरी, बहुत ज्यादा जरूरी है जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए, ठीक। आप किस जैसे कोई हायर पोस्ट पे है और वो देख रहा है कोई सुपीरियर है या सुपरवाइजर है, वो कोई भी सुपीरियर है उसके पास या सुपरवाइजर, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सब कुछ सुपरवाइज करने के लिए, सब कुछ कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ प्रॉपर वर्क हो। इसीलिए कहा गया डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के लिए भी नेसेसरी है कंट्रोलिंग की, उसके पास पावर एटलीस्ट होनी चाहिए कि वो क्या करे, सब कुछ कंट्रोल करे और सब कुछ देखे कि प्रॉपर वे में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए कहा गया नेसेसरी फॉर द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। फिर 8th पॉइंट हमें बताया गया फाइंड आउट द एरर्स। अब हमने देखा था इवैल्यूएशन ऑफ एक्टिविटीज, 5th पॉइंट देखा था, 5th पॉइंट, 6th पॉइंट और 8th पॉइंट इंटर रिलेटेड आप समझ सकते हैं कैसे। जैसे कंट्रोलिंग को सुपरविजन इवैल्यूएशन किया जाता है, सुपरविजन और इवैल्यूएशन किया जाता है एक्टिविटीज का। और हम देखते हैं कि कोई अगर डेविएशन हो, कोई गलती हो रही है, कोई एरर फाइंड करते हैं, कोई एरर मिलती है, कोई प्रॉब्लम मिलती है कि हाँ इस वजह से हमारा जो बिजनेस और डिफिकल्टी फेस कर रहा है या कुछ डिफेक्ट है, डेविएशन, उन सारी चीज़ों को रिमूव किया जाता है और ध्यान दिया जाता है कि फ्यूचर में ये सारी चीज़ें रिपीट ना हो, ठीक है। इसलिए क्या कहा गया है, फाइंड आउट द एरर्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जो हमारा कंट्रोलिंग है ये हेल्प करता है हमें लॉन्ग टर्म प्लान बनाने में, क्योंकि हम एक बार अगर प्लान लॉन्ग कंट्रोलिंग की हेल्प से उस प्लान को प्रॉपर्ली फॉलो कर सकते हैं, काफी लंबे समय तक एक ही प्लान को फॉलो करके हम अपना बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हैं, हम अपने एक ही प्लान को सक्सेसफुल बना सकते हैं। कंट्रोल कैन बी यूज्ड टू मेक अ लॉन्ग टर्म एजम्पशंस। हम कंट्रोल की हेल्प से लॉन्ग टर्म एजम्पशंस हम ये मान सकते हैं कि हमारे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं उनको हम कंट्रोल करेंगे ताकि हमारा जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव है इस तरीके से अचीव हो पाए। इसलिए कहा गया लॉन्ग टर्म प्लानिंग हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग, डायरेक्शन देने में हमने डायरेक्टिंग पढ़ा, डायरेक्शन देने में कंट्रोलिंग क्या होता है, हेल्पफुल होता है। कैसे होता है, पहले तो ये सुपरवाइज करता है, इट सुपरवाइज द पर्सनल, gives the guidance and direction in their difficulty, so the activity found as a plan। ये जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है, पहले तो सुपरवाइज करता है, हमने पढ़ा था सुपरवाइज करता है, इवेल्युएट करता है पर्सोनल, मतलब जो भी वर्कर्स है और जो काम कर रहे हैं उनको सुपरवाइज करता है, उनको गाइडेंस देता है, डायरेक्शन दिया जाता है उसमें कि अगर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो, और ये देखा जाता है कि सारी एक्टिविटीज प्रॉपर्ली एज पर प्लान परफॉर्म हो रही है। इसलिए हेल्पफुल इन डायरेक्टिंग भी कहा गया है, डायरेक्टिंग में भी हेल्प करता है कंट्रोलिंग। बैरोमीटर ऑफ इफिशियंसी, इफिशियंसी का इसको बैरोमीटर कहा गया। इफिशियंसी मतलब वो जो भी वर्क है उसको परफॉर्म करना, ठीक है, जो भी वर्क है अपने इफिशियंसी अपने ये समझ सकते हैं अपनी जो भी हमारा इफिशियंटली परफॉर्म करना, जो भी जितना भी हम वर्क कर सकते हैं प्रॉपर्ली अच्छे से उतना इफिशियंटली वर्क करना, इसलिए बैरोमीटर ऑफ इफिशियंसी कहा गया। बैरोमीटर मीन्स इफिशियंसी को मापने के लिए जो यंत्र यूज होता है, बैरोमीटर बताया गया उसी को। चलिए पढ़ते हैं क्या बताया गया इसमें। इन द बिजनेस एंटरप्राइज इफ कंट्रोल इज एक्सरसाइज इफिशिएंटली द मैनेजमेंट बिकम मोर इफिशिएंट। हमारे जो बिजनेस एंटरप्राइज है अगर इसमें कंट्रोल जो है एकदम इफिशिएंटली एक्सरसाइज हो रहा है, मतलब ये प्रॉपर्ली क्या है यू कंट्रोलिंग की जा रही है, तो मैनेजमेंट एक और भी ज़्यादा हमारा इफिशिएंट बन जाता है, हमारा जो मैनेजमेंट है, हमारे जो वर्कर्स है वो और भी ज़्यादा इफेक्टिव इफिशिएंट बन जाते हैं। इसलिए कहा गया बैरोमीटर ऑफ इफिशिएंसी। बैरोमीटर ये क्या करता है, इफिशिएंसी को बढ़ाता है, हमारे मैनेजमेंट की इफिशिएंसी को बढ़ाता है। अब हमें नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में क्या रिलेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें 3 रिलेशन हमें मेनली बताए गए होंगे, 3 नहीं 4 बताए गए हैं। चलिए चारों लिख लेते हैं। पहले प्लानिंग और कंट्रोलिंग क्या है, प्लानिंग के बिना नहीं है, ठीक है, और प्रॉपर कंट्रोलिंग के बिना क्या प्लानिंग पॉसिबल नहीं है, प्लानिंग का सक्सेसफुल होना पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहा गया है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन, तो एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में बताया गया है, ठीक है। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट फंक्शन है, अगर एक नहीं होगा तो दूसरा प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा और दूसरा नहीं होगा तो पहला वाला प्रॉपर्ली नहीं हो पाएगा, ठीक है। यही बताया गया इसमें, हमें बताया गया कि कंट्रोलिंग के बिना प्लानिंग पॉसिबल नहीं है और प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग पॉसिबल नहीं, ठीक है।
अगर प्लानिंग नहीं हो, प्लानिंग या कंट्रोलिंग दोनों में से किसी भी चीज कोई मैनेजमेंट में, तो क्या होगा, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉपरली अचीव नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट पॉइंट बताया गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस। जो भी चेंजेस होते रहते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम और प्लान डिपेंड्स ऑन द इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर कैन बी रेगुलेटेड बाय द कंट्रोल लीडर ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर लाइक गवर्नमेंट पॉलिसी, कंपटीशन, इन्फ्लेशन, डिप्रेशन, स्कैर्सिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चेंज इन द चॉइस ऑफ द पीपल, चेंज इन द फैशन एक्सेट्रा। हमें बताया गया है कि हमारे जो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम, जो भी हम प्रोग्राम, हमारे बिजनेस का प्रोग्राम होता है, उसको प्लान करते हैं, वो मेनली दो चीज़ों पे डिपेंड होता है। जो भी हम प्लान करते हैं, जो भी हमारा बिजनेस कर रहा होता है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड होता है, एक इंटरनल फैक्टर्स और दूसरे कौन सा, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इंटरनल फैक्टर्स जो है उनके ऊपर तो कंट्रोल कर सकते हैं, उनको तो रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स है उनको रेगुलेट नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस। लेकिन हम अपने जो इंटरनल फैक्टर्स है उसको टाइम के हिसाब से, जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके हिसाब से क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, और उस टाइम के अकॉर्डिंग उसको और भी एफिशिएंट बना सकते हैं। Thus, taking into consideration the effect of external factor, controlling see the whether activities are carried out according to plan or not. The planning and controlling give the protection against changes. फिर बताया गया है कि जो कंट्रोलिंग, जैसे जैसे एक्सटर्नल फैक्टर्स चेंज होते हैं उसी हिसाब से कंट्रोलिंग भी चेंज की जाती है। कंट्रोलिंग देखती है कि जो भी हमारा अकॉर्डिंग टू प्लान हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए बताया गया है कि दस प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इन प्रोटेक्शन अगेंस्ट चेंजेस। ठीक है, हमें प्रोटेक्शन देती है। अगला पॉइंट क्या दिया गया हमें, प्लानिंग इज प्री कंडीशन फॉर कंट्रोलिंग। ठीक है, अब कंट्रोलिंग के लिए प्लानिंग क्या एक प्री कंडीशन की तरह वर्क करती है। प्री कंडीशन की तरह कैसे वर्क कर सकते हैं, कोई भी हम, द फंक्शन ऑफ प्लानिंग इज मेक द प्रोग्राम अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस एंटरप्राइज। जो प्लानिंग क्या है, एक फंक्शन जो हेल्प करता है हमारे बिजनेस को, तो उसका जो ऑब्जेक्टिव है प्रॉपरली अचीव हो सके, टाइम पे अचीव हो सके। व्हाइल द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग टू सी वेदर ऑब्जेक्टिव, और जो कंट्रोलिंग है वो क्या करता है कि वो देखता है कि जो एक्टिविटीज हैं, जो भी वर्क है, वो अकॉर्डिंग टू प्लान परफॉर्म हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, जो अगर प्लानिंग ही नहीं होगी तो कंट्रोलिंग किस पे की जाएगी, क्या देखा जाएगा कि क्या वर्क किसके हिसाब से परफॉर्म। इसलिए प्लानिंग जो है प्री कंडीशन है कंट्रोलिंग के लिए। अगर कंट्रोलिंग हमें करना है तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास कि इस प्लान के अकॉर्डिंग हमें कंट्रोलिंग करनी है। प्लानिंग फादर ऑफ कंट्रोल। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में बता दिया गया कि प्लानिंग क्या है, फादर है कंट्रोलिंग की। पहले प्लान आएगा, प्लान के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाएगा, फादर कहा गया है, पिताजी है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एग्जिस्ट बिकॉज द प्लानिंग, कंट्रोलिंग कीप्स चेक एक्टिविटी डिसाइड इन द प्लानिंग, सो कंट्रोलिंग डज नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। फिर बताया गया है कंट्रोलिंग क्या करती है, वो सारी एक्टिविटीज को चेक करती है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कंट्रोलिंग बिना प्लानिंग के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, इसलिए कंट्रोलिंग को फादर कहा, प्लानिंग को फादर कहा गया है कंट्रोल। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, स्टेजेस ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के स्टेजेस कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टेजेस के बारे में हमें बताया गया। पहला स्टेज हमें बताया गया सेटिंग स्टैंडर्ड्स। हमें पहले अपना स्टैंडर्ड सेट करना होता है कि हाँ इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वर्क होना चाहिए। गैदरिंग इंफॉर्मेशन, फिर इंफॉर्मेशन हमें इकट्ठा करनी पड़ती है। मेजरिंग परफॉर्मेंस, को परफॉर्मेंस हमें मेजर करना पड़ता है। कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट ऑफ स्टैंडर्ड। फिर जो भी परफॉर्मेंस उसको मेजर करने के बाद हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं जो हमने एक्चुअल स्टैंडर्ड सेट किए थे, जो हमने एक्चुअली सोचा था उसके वो अकॉर्डिंग वर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो उसके लिए हम करेक्टिव मेजर्स लेते हैं। तब इन्हीं स्टेजेस के बारे में हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे, देखते हैं क्या बताया गया है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे समझाया गया सेटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो सेटिंग स्टैंडर्ड, पहले स्टैंडर्ड का मतलब समझते हैं। स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है, स्टैंडर्ड सेट करने का सिंपल सा मीनिंग होता है एक पॉइंट डिसाइड कर लेना, या कोई जैसे कोई शुगर वाली इंडस्ट्री थी हम लेते हैं, तो उसमें ये एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया उन्होंने कि 10,000 टन शुगर डेली क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, 10,000 टन शुगर क्या करेंगे, वो डेली प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, उन्होंने एक स्टैंडर्ड सेट किया है, हाँ कि हम रेगुलरली अब आराम से कितने 10,000 टन शुगर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वो एक स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने। तो अब उनको देखना है कि रेगुलरली 10,000 टन शुगर प्रोड्यूस हो रही है नहीं हो रही है हमारी कंपनी में।
उसी को क्या कहा जा सकता है, स्टैंडर्ड्स कहा जा सकता है, सिंपल अगर आप समझे तो। फिर हमें बताया गया है कि कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है वो स्टैंडर्ड्स के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही शुरू होती है। पहले हम स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, हाँ जैसे हमें इतना प्रोडक्शन करना है एक दिन में, हमें ये इतना सप्लाई करना है, इतना सेल्स करना है एक दिन में। जैसे जैसे कोई सेल्स यूनिट है, कोई बिजनेस है, सेल्स एंड सर्विस का वर्क कर रहा है, तो उसको उसके भी स्टैंडर्ड्स होते हैं कि हाँ हमको दिन भर में कम से कम इतनी सेल्स करनी है, उसी को स्टैंडर्ड कहा जाता है। फिर देखा जाए, पहले स्टैंडर्ड सेट किया जाता है, फिर देखा जाता है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनकी इफिशियंसी को मेजर किया जाता है कि हाँ वो इफिशियंट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा हमने बहुत बड़ा स्टैंडर्ड सेट कर लिया है, कि जैसे कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 टन है पर डे के अकॉर्डिंग, लेकिन हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया 30,000 टन पर डे। तो वही जो भी हमारा बिजनेस है उसके एफिशिएंसी के हिसाब से हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। फिर देखा जाता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो डेली परफॉर्मेंस हो रही हो, हमारे स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, इवेल्युएट किया जाता है डेली परफॉर्मेंस को। ठीक है, फिर अगर नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, आपने कंट्रोलिंग करते हैं, ताकि जो भी हमारा प्रीडिसाइडेड स्टैंडर्ड उसके अकॉर्डिंग वर्क हो पाए, उसके अकॉर्डिंग जो भी एक्टिविटीज है वो परफॉर्म हो पाए। और जो ये स्टैंडर्ड्स है क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव भी हो सकते हैं, जैसे प्रोडक्शन यूनिट वाला क्वांटिटेटिव था, द स्टैंडर्ड शुड बी सच दे कैन अंडरस्टूड दोज हु हैव अचीव्ड इट। और स्टैंडर्ड ऐसा होना चाहिए, एक हमें स्टैंडर्ड ऐसा सेट करना चाहिए कि जो भी लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं कंपनी में, वो उस स्टैंडर्ड को समझ सके कि हाँ भाई हम इतना कर सकते हैं। स्टैंडर्ड इंक्लूड द फिजिकल कॉस्ट, प्राइस, इनकम, कैपिटल एक्सेट्रा। ठीक है, यही सारी चीजें बताए गए। फिर क्या हमें सेकंड पॉइंट के बारे में बताया गया है, gathering information. At this stage, information is gathered about the work done and the actual situation. Information is gathered by personal observation, oral reports and written reports. ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जब हमें कंट्रोलिंग करनी होती है, स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं कि क्या वर्क कैसे हो रहा है। उसके बाद इंफॉर्मेशन इकट्ठा की, जितने भी वर्क है हमारे, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी हमारे जहाँ जहाँ पे भी हमने स्टैंडर्ड सेट किया, उन सारे मैनेजमेंट के फंक्शन में हम इंफॉर्म के रिलेटेड क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं बाई पर्सनल ऑब्जर्वेशन, ओरल रिपोर्ट्स की हेल्प से, रिटर्न रिपोर्ट्स की हेल्प से। जैसे प्रोडक्शन का था पर डे का, तो रिटर्न रिपोर्ट्स की हेल्प से हम समझ सकते हैं, या जो भी वर्कर वहाँ पर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है उससे ओरली पूछ सकते हैं या पर्सनली जाके ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है फिर मेजरिंग परफॉर्मेंस। फिर जो भी स्टैंडर्ड हमने सेट किया था और उसके बाद जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उन दोनों को क्या करेंगे, उन दोनों की हेल्प से मेजर करेंगे, परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, जो परफॉर्मेंस है हमारी कंपनी की वो प्रॉपरली हो रही है कि नहीं, जो भी स्टैंडर्ड सेट हुआ उसके अकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हम दोनों ही चेक करते हैं, क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स हो तब भी चेक करते हैं, क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स हो तब भी चेक करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑफ वर्क डन विद द सेट स्टैंडर्ड। फिर क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, हमने पहले मेजर किया कि सब कुछ हो रहा है कि नहीं, फिर कंपेयर करेंगे, हम कंपेरिजन करेंगे, हाँ कि हमने 10,000 टन्स के प्रोडक्शन डिसाइड किया था, स्टैंडर्ड सेट किया था, तो वो जो प्रोडक्शन है वो कितना कम हो रहा है, जैसे 9,500 टन ही हो रहा है, तो हम क्या करें, हम कंपेयर करेंगे कितना टन कम हो रहा है। अगर नॉमिनल डिफरेंस आता है तो हम छोड़ देंगे, कोई बात नहीं, हाँ नॉमिनल डिफरेंस है, अगर 9,998 टन 9,098 टन का प्रोडक्शन हो रहा है तो ठीक है। डिफरेंस आ रहा है, 500 टन का क्या है डिफरेंस क्यों आ रहा है, इस चीज पे हम ध्यान देंगे। इसके लिए क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने के बाद अगर ये डेविएशन मिलती है तो हम क्या करेंगे, करेक्टिव एक्शन लेंगे। 500 टन का प्रोडक्शन कम क्यों है, इतना प्रोडक्शन क्यों नहीं हो पा रहा, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेंगे, प्रॉपर्ली सेट करेंगे कि हाँ ये जो प्रोडक्शन है वो अचीव हो पाए। तो कंपेयर करना मतलब जो भी वैल्यूज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वैल्यूज हैं उन दोनों में कंपेयर करना, फिर जो भी डिफरेंस होगा उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। ठीक है, अब करेक्टिव एक्शंस में हमें 2 पॉइंट बताए गए हैं, नो चेंज इन द कंडीशन, चेंज इन द कंडीशन। ठीक है, अब करेक्टिव एक्शंस कभी कभी अगर सब कुछ प्रॉपर्ली हो रहा है, व्हेन डेविएशन आर फाउंड टू बी नॉर्मल या एक्सेप्टेबल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10,998 का है, तो 10,998 तक जो जो भी 2-3 टन का डिफरेंस आएगा
तो उसकी अगर वो नॉर्मल एक्सेप्टेबल डिफरेंस है तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, ठीक है, एकदम मिनिमल है। जैसे 100 टन प्रोड्यूस होना था तो 99 टन हो रहा है, 1 टन नहीं हो पा रहा है, तो मिनिमल है। या फिर एक एक 5 क्विंटल हो पा रहा है, 10 क्विंटल नहीं हो पा रहा है, तो वो सारे 5 क्विंटल 10 क्विंटल का तो एकदम नॉर्मल और एक्सेप्टेबल होता है। तो उसके लिए हम कोई भी करेक्टिव मेजर्स या करेक्टिव एक्शन नहीं लेते अगर मिनिमल एक्सेप्टेबल वैल्यूज है। चेंज द कंडीशन टू रिमूव डेविएशन। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 500 टन्स का डिफरेंस आ रहा था, 10,000 9,500, स्टैंडर्ड 10,000 का था और हमारा जो आउटकम था वो 9,500 था। तो उसमें कितना डिफरेंस आ रहा था, 500 टन्स का डिफरेंस आ रहा था। तो उसके लिए हमें करेक्टिव एक्शन लेना नेसेसरी, क्योंकि 500 टन्स एक बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है। if the deviation from the actual performance is more than compared standard, तब हम क्या करेंगे, कुछ करेक्टिव एक्शंस लेंगे और उस डेविएशन को रिमूव करेंगे ताकि प्रॉपर प्रोडक्शन हो सके। चेंज द कंडीशन एंड एस्टेब्लिश न्यू फ्रेश स्टैंडर्ड्स। फिर बताया गया है कि कभी कभी क्या होता है कि करेक्टिव एक्शंस लेने की वजह से भी हमारा जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पा रहा, तो हम क्या करेंगे, कंडीशंस को चेंज करेंगे और नया स्टैंडर्ड सेट करेंगे। मान लीजिए पहले हमारी कंपनी में 10 मशीनें थी जो क्या करती थी, 10,000 टन का प्रोडक्शन करती थी। तब उसमें से एक मशीन जो है वो क्या हो गई है, बिगड़ गई है, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, एक मशीन हमने सेल कर दी, अब हमारे पास 9 मशीनें ही बची है। तब हम क्या करेंगे, नया स्टैंडर्ड सेट कर देंगे, हाँ भाई 9,500 टन हमारे लिए सफिशिएंट है, ठीक है, या 9,500 टन सफिशिएंट है, या 9,000 का एक नया स्टैंडर्ड बना देंगे, हाँ 9,000 टन का जो भी प्रोडक्शन है, शुगर प्रोडक्शन है, वो होना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, सारी चीजें सेट कर देंगे। तो इसीलिए बताया गया है कि अगर कोई कंडीशंस में भी कभी कभी चेंज किया जाता है, कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें नए स्टैंडर्ड सेट करना पड़े। अगर करेक्टिव मेजर्स के हेल्प से काम चल जाता है तो ठीक है, अगर करेक्टिव मेजर्स लेने के बाद भी अगर वर्क नहीं हो पाया तो हम नए 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 स्टैंडर्ड सेट करते हैं नई कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा चैप्टर यहाँ पे क्या होता है, फिनिश हो जाता है। अब चलिए इस चैप्टर हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट 3 और 5 मार्कर क्वेश्चंस कौन कौन से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पहले 5 मार्कर देखते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का बोर्ड एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग। उसके बाद 3 मार्कर में देख लेते हैं कंट्रोलिंग और नेगेटिव फंक्शन एक्सप्लेन, ये भी पूछा जाता है कभी कभी, जस्टिफाई करनी होती है स्टेटमेंट। उसके बाद एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, रिलेशनशिप एक्सप्लेन करना है इन द सेंस आपको चारों रिलेशनशिप बतानी है, टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन एंड जो भी एक्सेट्रा थी, ठीक है। तो ये तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए थैंक यू, हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है।